नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता भजनलाल शर्मा आज राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र भजनलाल शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी आज शपथ लेंगे। जयपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के लिए राजस्थान के जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के बाहर विशाल मंच तैयार कराया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकें। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान समर्थकों में खासा जोश देखा गया। इस मौके पर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। इस खुशी के मौके पर राज्य भर से लोग शामिल होंगे। राजस्थान के मनोनीत उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपनी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। दरअसल भाजपा ने राजस्थान की सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 119 सीटों में से 115 सीटें जीत लीं, जबकि सब कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। लोकसभा में पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। इसके अलावा दोपहर बाद संसद के दोनों सदनों में सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में हंगामा करने के कारण गुरुवार को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सदन से बाहर नहीं जाने पर सभापति राज्यसभा ने बेहद नाराजगी दिखाई। नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन में प्रस्ताव रखा कि डेरेक ओब्रायन ने सदन से बाहर न जाकर बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है और सदन को लगातार बाधित किया है। इसलिए मामले को प्रिविलेज कमेटी के लिए भेजा जाए और 3 महीने में इसकी जांच कर रिपोर्ट रखी जाएगी। सभापति ने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया लेकिन डेरेक ओब्रायन सहित विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी रहा। डेरेक ओब्रायन मामले पर सभापति ने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में फरार आरोपी ललित मोहन झा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे ललित मोहन झा से पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की मांगी रिमांड। बता दें कि लोकसभा में कूदने वाले दोनों लोगों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन जी है। वहीं संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के मुख्य आरोपी ललित झा की सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा की है, जिसमें आरोपी ललित झा टीएमसी नेता तापस रॉय के साथ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लिखा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा लंबे समय से टीएमसी के तापस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध में था। क्या यह सबूत नेता की मिलीभगत की जांच के लिए पर्याप्त नहीं है? ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आज से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ओमान के सुल्तान के साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर आएगा। सुल्तान हैथम बिन तारिक की यह पहली भारत यात्रा होगी। ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। ओमान के सुल्तान की आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात होगी। इसके साथ ही कल उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। अपनी यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का भी दौरा करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 15 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम में 68वें राष्ट्रीय रेल पुरस्कार प्रदान करेंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उत्कृष्ट सेवाओं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए रेल कर्मियों, क्षेत्रीय रेल सार्वजनिक उपक्रमों को पुरस्कार शील्ड प्रदान करेंगे। रेल मंत्री देश भर में 100 रेलवे कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए क्षेत्रीय रेल उत्पादन इकाइयों और पीएसयू के लिए 21 शील्ड के साथ सम्मानित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के विमेन ऑन द मूव कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम उबर इंडिया और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने कौशल विकास और प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से एक समावेशी कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर भी बात रखी। तकनीक को कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं में शामिल कर लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, यह कोई भी देश भारत की डिजिटल यात्रा से सीख सकता है। आज का डिजिटल भारत कार्यक्रम प्रतियोगिता के नियमों को नए सिरे से लिख रहा है। देश में औसतन प्रतिदिन 8 करोड़ लोग डिजिटल लेन देन करते हैं, जिसने समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव प्रदान की है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। यह देखना बेहद ही सुखद है कि एआई जैसे प्रौद्योगिकी को भारत भय और जोखिम मानने के बजाय शानदार अवसर मिलने और व्यापक प्रभावकारी होने के नजरिए से देख रहा है। बीते 9 साल में मोदी सरकार ने देश के विकास की नई परिभाषा लिखते हुए कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। पहले महिलाओं के विकास की बात होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नींव रखी है, जिसके कारण समाज में महिलाओं की भूमिका में बुनियादी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने नए भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 पिलर पर काम किया है। बात चाहे नारी शक्ति वंदन कानून से 33% आरक्षण देने की हो, या फिर लखपति दीदी बनने की कहानी, या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। हर योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाई गई है। जब देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तब महिलाओं की उसमें अहम भूमिका होगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यावरण को लेकर भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 10 सालों में भारत 30 से 7वीं रैंकिंग में पहुंच गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीरता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जिसके चलते COP21 में उत्सर्जन क्षमता को 33% से कम करने के लक्ष्य हमने 11 साल पहले हासिल कर लिया है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि 2035 तक भारत अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाकर शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि योजना के मुताबिक वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को चांद पर लैंड करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में राज्यपाल सीवी आनंद बोस बर्धमान रेलवे स्टेशन दुर्घटना में घायल हो गए। लोगों से मिलने मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उनका हालचाल जाना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हमने स्वयंपूर्ण ई बाजार शुरू किया है, जिसके कारण आज गोवा के गांवों में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक मंच मिल रहा है। प्रमोद सावंत ने कहा कि हाल ही में गोवा सरकार ने गोवा में दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्टिवल शुरू किया, ताकि उन्हें एक मंच दिया जा सके और उनके मुद्दों पर चर्चा की जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जम्मू एवं कश्मीर में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। किश्तवाड़ पहुंची संकल्प यात्रा का नगर परिषद के सीईओ निनिंद सेन और डीआईओ खुर्शीद यूसुफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर के बस स्टैंड और किश्तवाड़ ग्राउंड में शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान संकल्प प्रतिज्ञा, आईसी सामग्री का वितरण, कैलेंडर, पैम्फलेट, फ्लायर्स सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इन आयोजनों में, इन शिविरों में भारी भीड़ उमड़ी। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के जिब्बी ग्राम पंचायत पहुंची, जहां केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
सचिव संजीव वर्मा ने कहा कि यात्रा से सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि लोगों के बीच एक विश्वास पैदा हुआ है। वे योजनाओं के बारे में जान रहे हैं और अपने सामने आने वाली समस्याओं को भी सामने रख रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। संकल्प यात्रा की आईसी वैन का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा राजौरी जिले के ढांगरी ब्लॉक के दलोगरा और गोधेर पंचायत पहुंची। वैन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उनके दृष्टिकोण से जनता को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस उद्देश्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और संकल्प भी लिया। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए कि विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आए हैं। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सप्ताह के प्रत्येक दिन IIADB ने अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनी लगाई, जिसका दर्शक आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गुरुवार को भारतीय सेना ने जश्न-ए-चिल्लई कला संगीत उत्सव का आयोजन किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिल्ली का AQI 400 के पार चला गया। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 360 दर्ज किया गया, जबकि NCR में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI 350 से ऊपर है। पंजाब के लुधियाना के एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 10 से 12 गाड़ियों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। पुलिसकर्मी दलजीत सिंह ने बताया कि आग लगने से 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। अभी आग लगने का कारण पता नहीं चला है, इसकी पूछताछ जारी है। कोयला क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी पहल के तहत कोयला मंत्रालय ने 6 वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए निहित आदेश जारी किए और 2 खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन 6 कोयला खदानों में से जिनके निहितार्थ आदेश जारी किए गए थे, 2 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई खदानें हैं और शेष आंशिक रूप से खोजी गई हैं। जिन 6 कोयला खदानों के लिए वेस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अग्रिम कर संग्रह और GST भुगतान के कारण आउटफ्लो को देखते हुए बैंकिंग प्रणाली में 1 ट्रिलियन रुपए तक डालने के लिए शुक्रवार को 7 दिवसीय वेरिएबल रेपो रेट नीलामी आयोजित करेगा। राज्य संचालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC ने गुरुवार को NGC के सभी विक्रेता भुगतानों को केंद्रीकृत और मानकीकृत करने के लिए IBM कंसल्टिंग के सहयोग से ONGC साझा वित्त सेवा शुरू करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2022 में भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP के 7.8 से 8.9% के बीच रही। इसकी लागत की गणना नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने की है। चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान का 58.34% यानी 10.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल-नवंबर में शुद्ध कर संग्रह 10.64 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.4% अधिक है। IDFC फर्स्ट बैंक, LIC कार्ड्स और मास्टर कार्ड ने 2 सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड LIC क्लासिक और LIC सिलेक्ट का अनावरण किया है। कम ब्याज दरों से लेकर शून्य ज्वाइनिंग फीस से लेकर रिवॉर्ड पॉइंट से लेकर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर तक
5 लाख रुपए दोनों कार्डों पर कई लाभ और ऑफर हैं। रिसर्च समूह गुजरात में ऊर्जा बदलाव, बिजली और बंदरगाह परियोजनाओं में 55,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इन निवेश समझौतों पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए गए। रिसर्च का यह निवेश 1 गीगावाट क्षमता की हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना, सलाया बिजली प्लांट के विस्तार और सलाया बंदरगाह को लॉजिस्टिक केंद्र में बदलने के लिए किया जाएगा। वेदांत समूह की प्रमुख कंपनी वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड अपने कर्जों की अदायगी के लिए 1.25 अरब डॉलर का वित्त पोषण हासिल करने में सफल रही। हालांकि इस बीच S&P ग्लोबल ने VRL की रेटिंग को घटा दिया है। वेदांत रिसोर्सेज ने बयान में कहा है कि इस वित्त पोषण से उसे लंबे समय में टिकाऊ पूंजी ढांचा खड़ा करने में मदद मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने महिला को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति सेविंग अकाउंट पेश किया है। इस अकाउंट को खुलवाने वाली महिलाओं को बैंक की ओर से कई बेनिफिट मिल रहे हैं। इन बेनिफिट्स में 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी शामिल है। अदानी समूह की कंपनियों के पास कैश रिजर्व चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में 13.7% बढ़कर 45,895 करोड़ रुपए रही। कारोबार में कमाई बढ़ने और कर्ज लगभग अपरिवर्तित रहने से कंपनियों के पास नकदी बढ़ी है। समूह ने कर्ज की स्थिति पर 6 माही प्रदर्शन रिपोर्ट में कहा कि इस वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर में कर पूर्व आय बढ़कर 71,253 करोड़ रुपए हो गई, जो 1 साल पहले 57,219 करोड़ रुपए थी। विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर जॉब रिपोर्ट में कहा कि अगले 5 साल में भारत में नौकरियों के बाजार में 22% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसमें AI, मशीन लर्निंग और डेटा सेगमेंट से शीर्ष उभरते हुए क्षेत्रों से जुड़ी भूमिकाएं शामिल होंगी। प्रमुख कार्यक्रम AI फॉर ऑल के तहत PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने समग्र स्तर पर AI को अपनाने की नींव रखी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 20वें हस्तशिल्प व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने व्यापार मेले के साथ 18वें हस्तशिल्प प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर नेपाल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई जा सकती है। यह हस्तशिल्प व्यापार मेला कल से शुरू हुआ था, जो 18 दिसंबर तक चलेगा। यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ ने इस पर निर्णय लिया। वहीं हंगरी लगातार यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के खिलाफ रहा है। हंगरी की आपत्तियों के बावजूद EU के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसे यूक्रेन के लिए बड़ा कदम बताया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निर्णय का स्वागत किया। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद से दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। दुनिया भर के कई देशों में इजरायल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को भी बंद कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इजरायल ने गाजा पट्टी की पूरी सीमा पर हमला किया, जिससे वहां रहने वाले कई परिवार मारे गए। पूरे गाजा में भीषण युद्ध छिड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पूर्ण मानवीय तबाही की चेतावनी दी है। बर्फबारी की वजह से बीजिंग शहर बर्फ की चादर में ढक गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में तेज गिरावट का अनुमान है। वहीं बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जापान की राजधानी टोक्यो रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ है। टोक्यो वासी क्रिसमस के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। क्रिसमस लाइट डिस्प्ले और सजावट ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। मैक्सिको में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप से इमारतें हिल गईं और लोग सड़कों पर आ गए। इसके बाद राजधानी में और कई छोटे भूकंप आए। मलेशिया में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में कल जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया। इस मैच में चारों क्वार्टर में जर्मनी की टीम भारत पर हावी रही और भारतीय टीम को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया।
और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जर्मनी की टीम ने खेल के 8वें, 30वें, 41वें और 58वें मिनट में गोल दागे। भारत की ओर से एकमात्र गोल खेल के 11वें मिनट में आया। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हुई। भारत ने मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दिन का खेल खत्म होने पर 7 विकेट पर 410 रन बनाए। भारत की ओर से जेमी माहर, रोड्रिगेज, सथेश शोभा और यासिका भाटिया ने खेली अर्धशतकीय पारियां। रोड्रिगेज ने डेब्यू टेस्ट में लगाया अर्धशतक। फिनलैंड की सीमा फिर से खुलते ही पहली बसें देर शाम सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना हुई। फिनलैंड ने पिछले महीने शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को नॉर्डिक राष्ट्र में आने से रोकने के लिए रूसी सीमा को 13 दिसंबर तक बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर बनाए 5 विकेट पर 346 रन। डेविड वार्नर ने खेली 164 रन की पारी। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों फॉर्मेटों में मिलाकर वार्नर का यह 10वां शतक रहा और उन्होंने इस कड़ी में ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा फुटबॉल की हुई शुरुआत। राजस्थान ने मध्य प्रदेश को 9-1 के बड़े अंतर से दी मात। पैरा गेम्स में आज से पैरा तीरंदाजी की शुरुआत। एशिया की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट शीतल देवी पर रहेंगी निगाहें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्पोर्ट्स इंडिया 2023 के 11वें संस्करण की हुई शुरुआत। दुनिया भर से 350 से अधिक प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। न्यूकासल यूनाइटेड की टीम यूएफए चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। टीम को एसी मिलान के हाथों 2-1 से हार का मुंह देखना पड़ा। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी हालत अभी स्थिर है। अभिनेता राणा दग्गुबाती ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंस्टाग्राम और एक्स पर अपनी नई फिल्म राक्षस राजा का पोस्टर शेयर किया। राणा दग्गुबाती और निर्देशक तेजा एक बार फिर इस फिल्म में साथ काम करते नजर आएंगे। मनोज वाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा अभिनीत किलर सूप 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म के निदेशक अभिषेक चौबे हैं, जिन्होंने उड़ता पंजाब और सोन चिरैया जैसी मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है। वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग हुई शुरू। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शूटिंग के दौरान का एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया। कांस फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण के लिए हॉलीवुड अभिनेत्री ग्रेटा ग्रेविका को जबरी दल का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल में आई फिल्म बार्बी में ग्रेटा मुख्य भूमिका में थी। ग्रेटा पहली महिला हैं जो इस फिल्म समारोह के जूरी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी। कॉमेडियन ट्रेवर नोआ लगातार चौथी बार ग्रैमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले हैं। ग्रैमी के मंच की लगातार चौथी बार मेजबानी करने वाले वह मेजबान बने हैं। इसी के साथ ट्रेवर सर्वश्रेष्ठ हास्य एल्बम के लिए भी नॉमिनेट किए गए हैं। सोनू निगम ने पाकिस्तानी गायक उमर नदीम से माफी मांगी, जिन्होंने हाल ही में सोनू पर टी सीरीज द्वारा रिलीज किए गए ट्रैक सुन जरा को उनके गाने ए खुदा से चुराने का आरोप लगाया था।
सोनू निगम ने साफ किया कि उन्होंने ये गाना KRK के कहने पर गाया था और सोनू उमर नदीम के गाने ए खुदा से अनजान थे। एनिमल फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13वें दिन 772 करोड़ रुपए से अधिक रहा। रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म जल्द ही 800 करोड़ के क्लब में आ जाएगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।